और बंगाल चुनाव पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से खास बातचीत की है सीनियर एडिटर शर्मा ने। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बंगाल में बीजेपी की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि बंगाल में इस बार ममता बनर्जी भी भवानीपुर से चुनाव हारेंगी। और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ रणनीतिकार धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे साथ में मौजूद हैं। धर्मेंद्र जी, आप बंगाल के प्रभारी पहले भी रहे हैं, आपने बंगाल में चुनाव में पहले भी आ चुके हैं। इस बार का और पिछली बार के माहौल में कितना अंतर दिख रहे हैं? क्या इस बार वोटर साइलेंट है? क्या अंतर दिख रहे हैं इस बार? देखो, सभी राज्यों की एक राजनीतिक मिजाज रहती है, राजनीतिक तरीके रहते हैं, मैच्योरिटी रहती है। मैं बचपन से बंगाल में चुनाव के लिए काम करने के लिए आता हूँ। जब हमारी पार्टी की जनाधार नगण्य था तब भी मैं यहाँ आता था। तब से मैंने एक प्रकार से मैं मिड 80s से 90s जनवरी में बंगाल के चुनाव का एक ऑब्जर्वर के रूप में, पार्टिसिपेंट के रूप में काम किया हूँ। मैं स्पष्ट रूप में जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूँ, 4 मई में बंगाल में एक नई सरकार होगी, भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार होगी। सर, देश भर में एसआईआर हुआ, लेकिन एसआईआर को लेकर के जितना विवाद पश्चिम बंगाल में हुआ उतना देश में कहीं नहीं हुआ। ममता बनर्जी कह रही है 90 लाख वोटरों के नाम काट दिए, भवानीपुर से उनका कैंडिडेचर निरस्त कराने की कोशिश की बीजेपी ने, इस तरह के आरोप लगा रही। देखिए, एसआईआर कोई नई विषय नहीं है। भारत की संविधान की व्यवस्था में एसआईआर है। चुनाव आयोग को मैंडेट है बीच बीच में एसआईआर कराना। एसआईआर चुनाव आयोग अभी कई राज्यों में कर रहा है, बंगाल में भी कर रहा है। बंगाल राज्य के, हमारे देश के हमारा अभिन्न अंग है, बड़ा राज्य है। बीच बीच में भारत की नागरिकों को ये अवसर देना चाहिए मतदाता सूची परिष्कार करने के लिए। चुनाव आयोग ने अपना सही काम कर रहा है, उसको सबको मदद करनी चाहिए। ममता जी ने उसको पूरा अपने राजनीतिक उद्देश्य से उसको बदनाम करने के लिए कोशिश किया चुनाव आयोग को। वो जब जीत रही थी तब चुनाव आयोग सही थी, वो जब जनाधार उसकी घट रही है तब चुनाव आयोग के ऊपर वो लांछन लगा रही है। कभी ईवीएम पे कह रहे थे, अभी एसआईआर पे कह रहे हैं। एसआईआर एक संवैधानिक प्रक्रिया है। ये तो सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, खुद जाके वकालत भी किए थे। सुप्रीम कोर्ट की दरवाजा कई बार खटखटाए, सुप्रीम कोर्ट भी अपना अभिमत रखा है। ये तो कोर्ट को भी अवहेलना करके, जो पिछले 10 दिन पहले जो चित्र मालदा के इलाके में हमने देखा, जो न्यायपालिका ने जो दायित्व अपना निभा रहा था, एजुकेशन कर रहा था जगह जगह पे, उसको भी घेराव करने का कुकर्म ममता जी की लोगों ने किया है, टीएमसी की लोगों ने किया है। ये संविधान विरोधी मानसिकता नहीं चल सकता है। आज ममता बनर्जी ने सर एक नई चीज कही है। वो कह रहे हैं कि बंगला बोलना क्या हिंदुस्तानी होना नहीं है? क्या उनको बार बार भारतीय होने के सबूत देने पड़ेंगे? बांग्लादेशी क्या हिंदुस्तानी नहीं होते? इस तरह की बात है। हम तो बिल्कुल मानते हैं, जिस देश में, जिस भाषा में स्वामी विवेकानंद, जोगी राज अरविंद, रविंद्रनाथ ठाकुर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बंकिम चंद्र चटर्जी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसी बोस, इस प्रकार के महापुरुष जिस भूमि से जन्म हुए हैं, उनके विचार तो सर्वभारतीय सदैव रही है। इसमें ममता जी को कुछ सर्टिफिकेट लेने की देने की कोई आवश्यकता नहीं है। बंगाल भारतीय सभ्यता की एक प्रेरक भूमि रहा है। बंगला भाषा, हम तो सभी भारतीय भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा मानते हैं। भारत की जनजीवन में सभी भाषाओं की अपनी मर्यादा, महत्व है। बंगाली भाषा एक बहुत गहराई से, जड़ से जुड़ी हुई भाषा, इसीलिए उसको अभी की प्रधानमंत्री जी ने उसको क्लासिकल लैंग्वेज की, शास्त्रीय भाषा का मान्यता भी दिया बंगाली को। बंगाली भाषा बोलना, आमी बंगला बोलते पारे ना, बुझते पारे, ये गौरव की बात है। ये एक बहुत बड़ा आरोप पहले बीजेपी पर लगाती थी ममता बनर्जी की बीजेपी के सारे जो नेता हैं वो सारे बाहर से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, दिल्ली के लोग आके जमींदारी करना चाहते हैं, बंगाल पे कब्जा करना चाहते हैं। आपको लगता है ऐसा नहीं है क्या? शुभेंदु अधिकारी, समीक भट्टाचार्य, दिलीप घोष, सुकांत मजूमदार, शांतनु ठाकुर, निशित परमाणिक, लॉकेट चटर्जी, रूपा गांगुली, अग्निमित्रा पॉल, ये सब, जगन्नाथ सरकार, ये सब बाहर के लोग हैं। ये सब भूमिपुत्र हैं, यहीं के लोग हैं। उन्हीं के नेतृत्व में सुभाष सरकार इधर से ही नेता थे, इन्हीं के नेतृत्व में बंगाल के चुनाव लड़ा जा रहा है। ममता जी के पास मुद्दा ही नहीं बचा है। वो उनकी भतीजे, उनकी भ्रष्टाचार इस बार मुद्दा है।
उनकी अनुप्रवेशकारियों की मदद से सरकार को हथियाना, घुसपैठियों की ताकत से सत्ता को हथियाना, यही मुद्दा बना हुआ है। विकास मुद्दा बना हुआ है, चाकरी मुद्दा बना हुआ है, 7th पे कमीशन मुद्दा बना हुआ है। आलू फसल यहाँ खूब होती है इस मिदनापुर इलाका में। आलू सड़ जाते हैं, ममता जी की बिचौलियों ने उनको कटमनी नहीं मिलता, इसलिए आलू को बाजार नहीं छोड़ते हैं। इस प्रकार के घिनौना काम ये करते हैं। ये इसके खिलाफ इस बार मुद्दा है। ये कोई स्थानीय को चेहरा नहीं है, तो सबसे बंगाली लोगों का सबसे विरोधी लोग यही है। आपका जो मैनिफेस्टो आया है, जो संकल्प पत्र जो बीजेपी का जारी हुआ है, उसमें आलू का मुद्दा भी आप लोगों ने उठाया है, और साथ ही साथ चाय बागानों के कर्मचारी श्रमिकों का भी मुद्दा उठाया था। देखिए, हमने अनेकों मुद्दा उठाए, महिलाओं के बारे में मुद्दा उठाए। 3000 रुपया हम महिलाओं को देंगे हर एक महीना, ये भी कहा है। युवकों को मुद्दा देंगे, किसानों को मदद करेंगे, यहाँ चाय बगानियों को मदद करेंगे, यहाँ कामकाजी लोगों को मदद करेंगे, घर बनाएंगे, नई शहर बनाएंगे। जो बंगाल एक सोनार बंगाल एक दिन था, भारत की सिरमौर था, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार हम यहाँ बनाएंगे। बंगाल में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। बंगाल की नई मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी की दृष्टि, प्रधानमंत्री जी के निर्णय, ये दोनों मिलकर पूरे भारत में बंगाल को पूर्वोदय का एकदम हम एंट्री पॉइंट बनाएंगे। सर, पिछली बार नंदीग्राम में आप भी थे, मौजूद थे, और वहाँ पर ममता बनर्जी कुछ बीजेपी ने चुनाव भी हराया था, शुभेंदु अधिकारी जीते थे। इस बार ममता जी भवानीपुर से चुनाव लड़ रहे। भवानीपुर में भी हारेगी दीदी, ये तय है। बंगाल की जनता इनको पूरा इलाका में हराएगी, भवानीपुर में भी हराएगी। कोई खास कारण देखते हैं आप इसके पीछे? उनकी जन विरोधी नीति, उनकी भ्रष्टाचार, उनकी युवा विरोधी नीति, चाकरी नहीं है, भ्रष्टाचार है। किसान, आज मैंने कहा ना, यहाँ की आलू किसान अनेक, मैं उड़ीसा का हूँ, हम पड़ोस में रहते हैं, हम आलू चाहते हैं बंगाल के किसान हमको आलू भेजना चाहते हैं। ममता जी की बिचौलियों को पैसा नहीं मिल रहा है, इसीलिए वो बंगाल से उनके अधिकार को लगा के, पुलिस लगा के, बिहार, बंगाल से उड़ीसा को, झारखंड को, बिहार को आलू नहीं छोड़ते हैं। क्या बंगाल के लोगों को न्याय करते हैं, बंगाल के किसानों को न्याय करते हैं, इसीलिए वो हारेगी, कोई अन्य कारण से नहीं। काम नहीं की, भ्रष्टाचार की, भाई भतीजाबाद की, घुसपैठियों की ताकत से सत्ता को, बंगाली लोगों को बेदखल करना चाहिए, इसीलिए लोग उस पर नाराज हैं। आपका बीजेपी का एक बड़ा एक टैगलाइन है, भय पर भरोसा। आपको लगता है कि यहाँ लोगों के, जनता के मन में से भय निकल चुका है? देखो, बंगाल को किसी ने लंबे समय तक दबा नहीं सका है। मुगलों ने दबा नहीं पाया, अंग्रेजों ने दबा नहीं पाया। बंगाल एक क्रांतिकारी भूमि है, अनेक क्रांतिकारी महापुरुष इस भूमि से जन्म लिए हैं, उन्हीं के नेतृत्व में बंगाल सदैव संघर्ष किया है। जो लोग मानते हैं सत्ता की मदमस्त होके, सत्ता की नशे में मदमस्त होकर जो मानते हैं ये हमारी जागीर है, बंगाल की जनता इस बार इनको मौका देने वाला नहीं है। आखिरी सवाल है सर, महिला आरक्षण विधेयक पर आपने भी कुछ कहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो कई सारे आरोप लगाए, उन्होंने कहा, यहाँ तक कह दिया कि ये तो आचार संहिता का उल्लंघन है। मेरा पूरा विश्वास है सभी राजनीतिक पार्टी अपने अपने मैनिफेस्टो में, अपने अपने नीति में, अपने अपने भाषणों में इस देश में 50% आबादी महिलाओं को अपना राजनीतिक अधिकार मिले, ये सबकी सहमति है। अभी सरकार ने 16, 17, 18 में पार्लियामेंट बुलाई है। मेरा पूरा विश्वास, सबकी राजनीतिक बयानबाजी हो सकता है, सरकार सभी राजनीतिक पार्टी को अनुरोध कर रहा है, समझा रहा है, आउटरीच कर रहे हैं, और हम खुले मन से अपील करते हैं। आपकी राजनीतिक बयानबाजी को हमें बहुत आदर करते हैं, लेकिन हम सबको एकजुट होके, आप ही ने भी उसको लाया था, कभी आपका भी समर्थन था, सभी पार्टियों का। मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, इसमें ये कोई हमारी पार्टी की भी कोई दायित्व नहीं है, समाज की दायित्व है। 50% आबादी महिलाओं को, भारत में एक मर्यादा है, सभ्यता में मर्यादा है, आज भी उसकी आवश्यकता है। महिला आरक्षण बिल सब मिलकर पारित करेंगे, मैं पूरा विश्वासी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जिनका साफ कहना है कि ममता बनर्जी पिछली बार नंदीग्राम से चुनाव हारी थी और इस बार से हारने जा रही भवानीपुर से ही नहीं, पूरे बंगाल से तृणमूल कांग्रेस हारने जा रही है। कैमरामैन राजू के साथ संजय शर्मा।